तो सर एक छोटी सी कड़वी सी बात है, अप्रोक्स 4-5 हज़ार बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं हाँ जी। और फीस भी मेरे ख्याल से 10% बच्चों की मुश्किल से आई होगी। जी। इस कंडीशन पे कितने बच्चों का नाम कटा हुआ सर? किसी का भी नहीं। हम तो नाम वैसे ही नहीं काटते। हम आज तक 40 साल हो गए मुझे। जी 40 में से 4 साल छोड़ के 36 साल तो मुझे प्रिंसिपल बने हो गए विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में। जी मैंने आज तक किसी बच्चे का नाम नहीं काटा। और कहीं तो ऐसे भी आए हैं मेरे जीवन में जो कहते मैं देता ही नहीं, फीस कर ले जो कुछ करना है। हमने कहा उसके बच्चे को भी हमने स्कूल में पढ़ाया है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का नाम नहीं काटा। अब तो वैसे ही संकट है तो नाम काटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने तो लोगों से ये अपील की, जी जिसने स्कूल में बच्चा एडमिट करवाना है कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप खाली रजिस्ट्रेशन करवाओ और आपका बच्चा स्कूल में दाखिल हो गया। जब कोरोना ठीक होगा तब देख लेंगे क्या करना है, क्या आपने देना है, क्या हमने लेना है। सरकार ने कहा 1 महीने की फ़ीस है तो हमने कहा 1 महीने की फ़ीस दे के दाखिल करा दो। कईयों ने कहा जी हमारे पास वो भी नहीं है तो बिना उसके दाखिल हो जाए, ऐसे भी दाखिल हुए हैं। नाम काटना तो दूर की बात है। तो हम तो क्योंकि जब हम इस प्रकार के सामाजिक सेवा के काम करते हैं और डीएवी का जो मकसद है शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ना कि पैसा कमाना। फिर जो स्कूल के आपने बताया 150 टीचर हैं, उससे अलग और कर्मचारी भी हैं, उनका गुजारा कैसे हो रहा है जी? उनकी तनख्वाह कैसे मिलेगी फिर? हाँ, ये तो संकट अब खड़ा होगा जी ना। अब आम तौर पर मैं खाली अपने स्कूल की बात नहीं करता, जनरल सभी स्कूलों की बात बताऊं। जी जो तो स्कूल ग्रामीण एरिया में हैं वहाँ फीस मार्च में ज़्यादा आती है। लगभग 30% फीस जो रुकी होती है वो मार्च में कवर होती है। जब रिजल्ट आता है, फसलें उठती हैं, लोग पैसे अपने दे के जाते हैं। जी जी अब लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं आए, उन्हें मार्च में ही तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। अब दूसरा ये जो अब आया, अब संकट चल रहा है, इसमें पहले ये अफवाह उड़ी कि जी 3 महीने की फ़ीस माफ़ है, फिर ये हुआ कि किस्तों में दे दें। अब 23 अप्रैल को सरकार ने ये जारी किया, एक गाइडलाइन जारी की जी कि 1 महीने की फ़ीस आपको देनी होगी और एडमिशन चार्जेस दूसरे नहीं देने होंगे, दूसरा कोई फंड नहीं देना होगा। हम्म। स्कूल में अब 1 महीने की फ़ीस के लिए भी दबाव आपने नहीं बनाना होगा। तो ये सरकार की गाइडलाइन आई, लेकिन उसमें एक और आ गई बात कि जी आपने फीस वृद्धि नहीं करनी। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कब से नहीं करनी। अब 1 अप्रैल फीस तो हम पहले से ले चुके, बहुत सारे लोग हैं जो पहले फीस दे चुके, उनकी फ़ीस का क्या बनेगा। तो अब जो फार्म नंबर 6 हरियाणा एजुकेशन एक्ट के मुताबिक दिया जाता है वो सरकार को हम दे चुके और स्कूल उसके अनुसार फीस ले रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 23 अप्रैल को लेटर आया, 23 अप्रैल के बाद कोई फीस नहीं बढ़ानी है, ना ही कोई स्कूल बढ़ाएगा। शायद सरकार को ये लगा होगा कि भाई एडमिशन चार्जेस बढ़ा नहीं लिए जाएंगे इसलिए उसमें कवर कर देंगे। तो ये फीस अब सरकार ने कहा जो एडमिशन चार्जेज है जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लेने होंगे, तो हम ये फ़ीस उस समय लेंगे। अभी तो हम 1 महीने की फ़ीस लेने की बात कर रहे हैं। अभी तक 5 से 10% तक लोगों ने फ़ीस दी है, जिसकी वजह से क्योंकि फ़ीस ही एक हमारे पास ऐसा साधन है इनकम स्कूल का, चलता है जी बिल्कुल। उसकी वजह से तनख्वाह पर तो संकट आएगा ही आएगा कि कहाँ से देंगे, किस प्रकार से देंगे। ये तो हमारी मैनेजमेंट भी डिसाइड करेगी, सरकार को भी इस मामले में डिसाइड करना होगा। देखो खाली तनख्वाह नहीं है, स्कूल के अंदर बसें खड़ी हुई हैं, वो ज़्यादातर लोन पर होती हैं, उनकी उनकी किस्त किस्तें दी जी हैं। स्कूल का बस का टैक्स भी होता है, वो भी पेएबल है। बिजली पानी का खर्चा भी होता है, वो भी पेएबल है। प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, वो भी जो सरकार के खर्चे हैं, तो वो तो सरकार को कम से कम माफ़ करने चाहिए, सरकार वो खर्चे ना ले। और इसके अलावा भी अगर स्कूलों को चलाए रखना है तो सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। ये जितना टाइम चलता है, कितने समय तक, 3 महीने 4 महीने, क्योंकि 3-4 महीने जितने दिन भी बंद रहेगा उतनी फीस हमारी कभी नहीं आने वाली
जितनी पहले आती थी जब तक स्कूल नहीं खुलता। स्कूल में बच्चा हमारे सामने होता है, हम उससे बात कर सकते हैं। अभी तो कोई बच्चा हमारे सामने नहीं है, हम कितनी बार उससे बात करेंगे, कोई बातचीत का साधन ही नहीं है। लॉकडाउन में तो फ़ोन कर सकते हैं और दबाव हम बना नहीं सकते, तो जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसे में तो फीस हमारी आएगी ही नहीं। तो सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जब फीस नहीं होगी तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो बीच का कोई ऐसा रास्ता जो सरकार और आपके बीच में बैठ के बात हो जाए, जी हमारा भी गुजारा चले, आपका भी चले और बच्चों की पढ़ाई भी हो, तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? हाँ, वो रास्ते तो हर चीज़ के होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। सरकार को जैसे फीस संबंधी, एडमिशन संबंधी, अब सरकार ने कहा आज नहीं देने, 6 महीने बाद देने, जी क्योंकि लोगों की आर्थिक दशा खराब है। 6 महीने बाद तो और दशा खराब हो जाएगी। तो मेरा ये सुझाव है कि उस समय भी नहीं देने किसी ने पैसे, तो सरकार को ये चाहिए था कि उन पैसों की 12 किस्तें बना देती कि भाई 12 महीने में ये पैसे आपने देने हैं, एक बार में नहीं देने। स्कूल को भी जोर नहीं लगता, पेरेंट्स को भी जोर नहीं लगता, स्कूल का भी काम चल जाता और सरकार पर भी दबाव नहीं बनता। एक तरीका तो ये था। जी दूसरा तरीका ये है, हमारे पास अभी जो बच्चे हैं 134A के अंतर्गत 20% बच्चे जो हुड्डा की ज़मीन में स्कूल हैं जी उनकी फ़ीस माफ़ होती है। 20% तो वो बच्चे हैं। हम स्कूल इस मामले में भी कंसीडर कर सकते थे जिनके हालात ख़राब हैं। मैं स्कूल वालों से भी अपील करूंगा कि वो एक पहल तो ये करें कि भाई किसी भी बच्चे का नाम किसी कीमत पर नहीं काटना इस क्राइसिस में, उसको स्कूल में बनाए रखना है। और उसके लिए हमने उसकी फ़ीस जो है उसकी भरपाई कौन करेगा? कुछ भरपाई तो स्कूल कर ले, जी कुछ सरकार कर ले। ऐसे बच्चे जो कल को फीस नहीं दे पाएंगे जी उनमें से कुछ की तो सरकार दे दे और कुछ स्कूल दे दे, ऐसा कोई फार्मूला निकल सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि इस विषय में सरकार को अपनी एक नीति बनानी पड़ेगी कि प्राइवेट स्कूलों को कोई आर्थिक पैकेज दे ताकि ये स्कूल बने रह सकें। अदरवाइज तो फीस के अभाव में स्कूल नहीं चल पाएंगे, स्कूल नहीं चलेंगे तो टीचर की तनख्वाह पर संकट, उससे बड़ा संकट बच्चों के भविष्य पर, उनकी पढ़ाई पर। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, शिक्षा मंत्री जी भी इस मामले में गंभीर हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा सर, क्या ये मेरी जानकारी दुरुस्त है कि सबसे पहले लाइव क्लासेस का प्लान आपने तैयार किया? हाँ, जींद में सबसे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस का प्लान तैयार किया। तो इसमें क्या कुछ समस्याएं आई और क्या कुछ प्लस रहा सर? इसमें दोनों तरफ की समस्याएं होती हैं। जी पेरेंट्स की साइड पर मैं पहले आपको बताऊं कि अब 20% तो जैसे मैंने आपको कहा 134 वाले बच्चे हैं, उनके घरों में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मध्यम वर्ग के परिवार में हर आदमी के पास फ़ोन होता है। मुझे नहीं लगता कि होता होगा। जी आमतौर पर घर में 1 या 2 फ़ोन होते हैं। अब वो फ़ोन ऑनलाइन क्लास पर चला जाएगा तो बाकी घर वालों को परेशानी होगी। और दूसरी बात ये है कि बच्चा घर में ही है, स्कूल में तो आता था ना 8 बजे आता था, 2 बजे जाता था, बाउंड था। अब घर में तो दिलाए, जब बैठ जा क्लास में, नहीं दिलाए तो भी बैठ जा तो भी ठीक है। तो कभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं, कभी नहीं बैठते। तीसरी प्रॉब्लम ये है जिनके 2 या 3 बच्चे हैं और वो अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो वो कैसे क्लास अटेंड कर पाएँ। तो ये 3-4 समस्याएं तो उनके लिए हैं। स्कूल की जो समस्या थी, स्कूल ने बड़ी तेज़ गति के साथ, हमने अपने टीचर से अपील की, उन्हें तैयार किया। हमें भी नहीं पता था, हम और मेरे जैसे लोग तो जो पुराने पढ़े हुए उन्हें वैसे ही कम फंक्शन आते हैं, लेकिन फटाफट नेट से सर्च करके हमने अपनी टीम बनाई और कि कहाँ से किस तरह से ये ऐप हो सकते हैं जो डायरेक्ट जोड़े। सबसे पहले जूम ऐप को लिया गया, फिर उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, तो फिर उसकी बजाय कौन सा ऐप हो सकता है उस पर विचार किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस का है, गूगल क्लासेस का है,
इस तरह हमने 3-4 और ढूंढे और उन पर अपनी क्लास चलाई। और मैं इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि जींद में हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों का मैंने सुना है कि वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देते हैं या ऑडियो भेज देते हैं। हम अपने बच्चों को लाइव, जैसे स्कूल में टाइम टेबल लगता है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पीरियड बना करके हमने लाइव क्लासेस चला रखी हैं। और इसके अलावा हमने मंथली टेस्ट भी लिया ऑनलाइन। 1 महीना पूरा होने के बाद हमने मंथली टेस्ट लिया है बच्चों का, और वो गूगल फॉर्म पर टेस्ट लिया कि बच्चा वहीं के वहीं फिलअप करता है, वहीं के वहीं यस नो का आंसर आ जाता है। बच्चे को तुरंत पता लग जाता है कि जी इतने नंबर मेरे आए हैं। इसी तरह से हमने कुछ कंपटीशन भी, पोस्टर मेकिंग के कंपटीशन, एक सेल्फी विद ऑनलाइन क्लास, ये भी हमने शुरू किया और उसमें बहुत सारे फ़ोटो आए और ये सारी चीज़ें को काफ़ी पब्लिसिटी भी मिली है हमारे बच्चों ने यहाँ जो किया काम। इसके अलावा हमारे हमने बच्चों से ये भी अपील की थी कि वो एक थैंक्स कार्ड बनाएं, पुलिसकर्मी के लिए, डॉक्टर के लिए, सफाई कर्मी के लिए। जब भी वो उनके घर के आसपास आए वो थैंक्स कार्ड दे। हमारे सब बच्चों ने लगभग थैंक्स कार्ड बना बना के दिए मुझे। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं मास्क बांटने निकला तो पुलिस कर्मियों ने बताया, सफाई कर्मियों ने बताया कि जी हमें थैंक्स कार्ड मिला डीएवी का, तो बड़ा अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। और इसके साथ हमारी 2 बच्चियां भी हैं ऐसी जिन्होंने गीत गाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको अपनी फेसबुक पर प्रशंसित किया है 2-3 बार। जी। तो हमारे बच्चे हों, हमारे टीचर हों और मैं भी, हमारी मैनेजमेंट भी, सब इस समय में ये फीस वाला मुद्दा तो क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन ये सेकेंडरी रख करके हम अपना काम करते चले जा रहे हैं। ऐसे में किसी के नाम काटने का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। मीडियम फैमिली या कोई भी फैमिली, एक मोबाइल तो सबके पास है, हाँ। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास 2 मोबाइल हों। अब ये कई बार होता है कि एक मोबाइल है, घर में 2 या 3 बच्चे हैं, अब वो क्लास कैसे लगाएंगे? कोई किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में, अब वो मेंटेन कैसे किया? हाँ, वो हमें पता लगा। तो जैसे ही पता लगा तो हमने फिर क्या किया कि सारे स्कूल को 3 भागों में बांट दिया जी। अब हमारी एक शिफ्ट लगती है 8 से 11, जिसमें +1, 2 के बच्चे आते हैं। दूसरी शिफ्ट हमारी लगती है 6 to 10th क्लास, जो 11:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2 बजे तक लगती है। फिर तीसरी शिफ्ट में हमने 2:30 बजे से 5 बजे तक LKG से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को किया। ये हमने कोशिश की कि बच्चे इसमें कवर हो जाएं, सारे बच्चे इसमें कवर हो जाएं। एक दिक्कत मेरे सामने फिर आई। अभी बड़े बच्चे हैं जो 2nd से ऊपर की क्लास है, वो कर लेते हैं हल्का फुल्का काम, लेकिन जो बिल्कुल UKG LKG के बच्चे हैं जिनको ABCD सीखनी है, वो लाइव क्लास कैसे लगाएंगे? उनको कैसे पढ़ाया जा रहा है? वो तो फिल्म टाइप ही देख सकते हैं और उसमें उनका हाथ पकड़ के जो टीचर यहाँ करता था काम, सिखाता था काम जी। देखिए, बच्चे घर में होते हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को, मैं कहता हूँ कि एक माँ जब बाज़ार जाती है, बाज़ार जाते हुए घर में अपनी सास को बोलती है कि बेटा सोया हुआ है, इसका ध्यान रखना। फिर उसको उसका पति मिलता है, पति को कहती है कि बेटा सोया हुआ है, इसका ध्यान रखना। उसे सास पर भी भरोसा नहीं है जी। वो फिर पति को कहती है, फिर कोई और मिल जाए उसको भी कहती है, घर के आदमी को, कि बेटा सोया हुआ है, इसका ख्याल रखना, टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर ये जी। दूसरी तरफ वही माँ जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के जाती है तो स्कूल में वो ये कभी नहीं फ़ोन कर कर के पूछती इसने खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया। मतलब जो भरोसा माँ पति पर नहीं कर सकती, सास पर नहीं कर सकती, वो स्कूल पर करती है। तो इसलिए स्कूलों का उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है। और ऐसे में क्यों करती है? क्योंकि वो माँ की भूमिका में स्कूल होता है, इसलिए माँ भी निश्चिंत है, सास भी निश्चिंत है, पिता भी निश्चिंत है। बच्चा स्कूल में गया तो कोई खतरा नहीं है, सारे काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब कुछ। और वो निश्चिंत है जी, टाइम पर खाना खा लेगा, टाइम पर पानी पिएगा,
टाइम पर टॉयलेट जाएगा, सारे काम करेगा। अब स्कूल के अभाव में जी ये सारे काम तो फिर नहीं हो सकते, जो संस्कार देने का काम है वो भी नहीं हो सकता। अब ये तो मजबूरी है, इसका फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है, ये तो समय आएगा। परमात्मा से प्रार्थना है कि समय आए और ये महामारी भाग जाए तो फिर उसी तरह स्कूल लगे, उसी तरह सारी बातें हों। कब से स्कूल लगने के चांस है सर? देखो जी, इसकी एग्जैक्ट तारीख तो कोई भी नहीं दे सकता। कल माननीय MHRD मिनिस्टर ने संबोधित किया फेसबुक पर बच्चों को। उन्होंने कहा कि नॉर्मल हालात जब भी होंगे स्कूल लगेगा, लेकिन अगस्त तक हो सकता है स्कूल ना लगे, अगस्त में स्कूल लगे। जी तो एग्जैक्ट डेट तो आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चे सबसे कोमल होते हैं, सबसे सेंसिटिव इशू है। जब सारा कुछ खुल जाएगा तो उसके बाद ही स्कूल खुलेंगे, तभी स्कूल खुल पाएंगे, उससे पहले तो खुलेंगे नहीं। पेरेंट्स से, बच्चों से आप अपने क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स से हमारी ये अपील है कि इस समय बच्चे आपके पास हैं। आमतौर पर व्हाट्सएप पर ये देखते हैं कि बच्चे इस बार नाना नानी के घर नहीं गए, लेकिन घर वालों की नानी याद करवा दी उन्होंने। जी बच्चे स्कूल में रहते हैं तो माँ बाप बड़े निश्चिंत रहते हैं, अब बच्चे घर में हैं। लेकिन यही वो समय है कि बच्चे को आपने किस प्रकार से गाइड करना। अब टीचर की भूमिका भी माता पिता के पास चली गई। कई माँ बाप सोचते हैं जी बच्चे पर ज़्यादा दबाव डाल दें। ये सेंसिटिव समय है, माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी। कोरोना की महामारी का भी दबाव है, साइकोलॉजिकल भी दबाव है। तो बच्चे को इस तरीके से डील करें कि बच्चे में प्रेम का, स्नेह का, ममतव का भाव ज़्यादा हो। इस बात को ना जोर दें ज़्यादा कि जी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो बैठ पढ़, किताब पढ़, ये कर वो कर। अभी कोई ना तो फ़िलहाल कोई ऐसी इमरजेंसी है कि एग्ज़ाम होने की तारीख का भी नहीं पता, इसलिए बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ना बनाएं। एक तो मेरी ये अपील है। जी दूसरा अपील ये, उनके साथ स्नेह का, ममता का व्यवहार करें, जो आमतौर पर हर पेरेंट्स करता ही है। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों के पास अब टाइम ही टाइम है। इस टाइम में आज ही मैं देख रहा था सुबह, अभी मुझे किसी ने फ़ोटो भेजी कि सफ़ेदों की एक लड़की ने न्यूज़पेपर से अपना फ्रॉक तैयार किया, ड्रेस तैयार की न्यूज़पेपर से। जी इस प्रकार के काम बच्चे कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे गीत तैयार किए। हमारे जब कर्फ्यू लगा था, जी हमारे 2 बच्चे, गोयल साहब के बच्चे 2 जो 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, उन्होंने सारा दिन पियानो बजाया और एक रिकॉर्ड कायम किया, उसे भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी फेसबुक पर दिया। फिर उन्होंने जिस दिन वो घंटे घड़ियाल बजाने थे, दिए जलाने थे, उस दिन रंगोली बनाई, तो वो भी बड़ी सुंदर थी। हमारे 2 बच्चों ने गीत बनाए, हमारी म्यूजिक टीचर ने गीत लिखे, मैंने भी कुछ गीत लिखे जो उनको दिए। उन बेटियों ने गीत गाए और वो इतने पॉपुलर हुए, मेरे ख्याल में यूट्यूब पर उनको भी 8-10 लाख लोगों ने देखा है जी और मुख्यमंत्री जी ने भी उनको प्रशंसित किया है। तो हर बच्चा अपने अंदर एक टैलेंट रखता है, एक प्रतिभा रखता है। हमें स्कूल के और उस भाग दौड़ में ना तो माँ बाप को पता था, माँ बाप भी रखते हैं प्रतिभा, तो उस भाग दौड़ में नहीं पता था, आज पता लग सकता है। ऐसे ही बच्चे को अब अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई का दबाव तो कम है, लेकिन वो कुछ ऐसे रचनात्मक काम कर सकता है जो ना केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए और देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मनोबल ही बढ़ा दिया। छोटी छोटी लड़कियों ने, एक 4th क्लास में, एक 8th क्लास में, उन्होंने गीत गा गा कर लोगों का मनोबल बढ़ा दिया। तो ऐसे अपनी प्रतिभा को निखारें और कुछ ऐसा करें जिससे कल को उन्हें भी लाभ हो और समाज और देश को भी लाभ हो। मेरा एक अंतिम प्रश्न सर, अभी ऐसी स्थिति आ चुकी है, बहुत सारी संस्थाएं भी थोड़ा सा डाउन पड़ चुकी हैं, क्योंकि एक तो लिमिट आएगी कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल। अब डीएवी तो बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन बहुत सारे छोटे स्कूल भी हैं जो बंद होने की कगार पे हैं। कहीं ना कहीं तो लगेगा भाई वो भी बंद होंगे। अब वहाँ के बच्चे अगर कहीं जाना चाहें
डीएवी में ही आना चाहिए, तो क्या उनका एडमिशन अब इस समय में या महीने बाद हो सकेगा ऐसा? देखो, एक तो ये डिपेंड करता है स्कूल की बिल्डिंग पर, स्पेस भी तो चाहिएगा ना उनको। जी बाकी हमने तो स्कूल खोला ही बच्चों के लिए हुए है, हम तो सब बच्चों का स्वागत करेंगे। जो बच्चे भी आना चाहें वो आ सकेंगे, जितना सामर्थ्य है और साधनों के अनुसार हम उन्हें एकोमोडेट कर सकते हैं उतना हम जरूर करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई अब एडमिशन का टाइम जा चुका है, अब एडमिशन नहीं। ऐसा नहीं? नहीं है, इस बार तो टाइम ही टाइम है। ओके। हाँ, तो मैं समझता हूँ इस बार तो कोई ऐसा बंधन नहीं, जब तक के स्कूल नहीं खुलते, कोई सिस्टम नहीं बनते, तो बच्चों का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो भाई आज मैंने बात की, बहुत सारे सवाल थे जो मेरे जहन में थे और बहुत कुछ जानना था। और डीएवी स्कूल से बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैं बड़ा इंस्पायर होता है। हरियाणवी लैंग्वेज मैंने यहीं से सीखी थी और हमारे सर डीडी विद्यार्थी जी बड़ा इंस्पायरेशनल स्पीच देते हैं। जब हम हरियाणवी में कुछ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्कूलों को लेके उनके पास क्या समस्या है, ताकि मैं यहाँ पे आके जिक्र कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।